हमारी जो सैलरी थी वो 12 लाख पे तय हुई, उसके बाद फिर उन्होंने निगोशिएट किया और 13 लाख तक पहुंच गए। तो उनको अब टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, टैक्स देना पड़ रहा है। जो मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं कि मिडिल क्लास के लिए हमने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, तो मिडिल क्लास को कैसे फ़ायदा होने वाला, वो क्या करेगा? क्या कंजम्पशन बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, क्या होगा इससे? बहुत कोशिश करेगी 7 से 12 के बीच में कितने लोग रहते थे जिनको एक तरीके से बेनिफिट मिलेगा। तो ये 83,000 रुपीज़ मेरे पास एक्स्ट्रा सेव हो गए। अब मैं इसका क्या करूँगा? 83-80 हज़ार रुपये का। ठीक है। अब आप बताओ, आप होते तो आप क्या करते? थोड़ा खर्चा और हाथ खोल के करते। जीएसटी से एक चीज़ और याद आई, वो जो पॉपकॉर्न वाली बात है, उसमें कैसे ये जीएसटी तय करते हैं कि भाई यहाँ 5% लगाएंगे, कैरामल पॉपकॉर्न पे 18% लगाएंगे, सॉल्टेड पॉपकॉर्न पे इतना लगाएंगे। ये सर अच्छा, ओल्ड रेजीम की हम बात कर रहे हैं कि ओल्ड रेजीम अभी भी है, हालांकि इस बजट में इतना उसके ऊपर कुछ बात हुई नहीं। तो ओल्ड रेजीम क्या आने वाले वक्त में अब हटने वाला है? भाई मैंने आज ये फ़ोन खरीदा या मैंने आज पैंट खरीदी, तो ये पैसा किसके पास गया? गुड्स मेरे पास आ गए जिसकी एक वैल्यू इसकी कोई टेंजेबल, इसकी वैल्यू किसने लगाई? इसका प्राइस किसने लगाया? इसका प्राइस लगाया उसी आदमी ने जिसने मेरे को ये बेचा है, पिरामिड ए ने। उसने जब मेरे को ये बेचा तो मेरा पैसा फ्लो करा है उसको। लेकिन फिर भी ऐसा कैसे होता है कि एक कंट्री में 0 टैक्स, हमारी कंट्री में इतना टैक्स कैसे? अच्छा, एक सवाल बार बार यही आता है कि अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। तो ऐसा अभी आपको लग रहा है कि ऐसा हो रहा है हमारे देश में? हम लोग इतने डाइवर्स हैं, इतना डाइवर्स नेशन है कि हमारे देश में कम से कम 3-4, तो बहुत कम बोल रहा हूँ मैं, 50 कंट्रीज़ निकल सकती हैं। अच्छा, कैसे? सही तरीका अगर देखें यंगस्टर्स के लिए, ख़ास करके जो अभी जिनकी पहली जॉब है या फिर 1-2 साल का एक्सपीरियंस है उनको, तो वो कैसे सेव करें पैसे को? इस देश में अगर आपको तरक्की करनी है तो आप अपनी एजुकेशन में पैसा लगाओ। अगर मैं 20-22 साल का हूँ, 40,000 रुपये पर अटका हुआ हूँ, तो सबसे बड़ा कंसर्निंग काम ये है कि 40 को भाई अगले 2 साल में 80 कैसे करूँ। अच्छा, एक चीज़ और, आप क्रेडिट कार्ड की बात बोल रहे थे, बहुत लोग परेशान रहते हैं कि और हर जगह आपको क्रेडिट कार्ड बना के दे रहे हैं, बड़ी आसानी से बन रहा है। हाँ। लेकिन उसके बाद जो बिल्स आते हैं लंबे लंबे, उसका क्या करना है? बिल्स और क्रेडिट कार्ड्स कितना सही है? अगर अगेन वही वाली बात है कि मेरे पास एक तलवार है, ठीक है, तो उसको आगे वाले पे मारूँ या अपने पे? प्रॉब्लम ये होती है हमें पता नहीं चलानी कैसे, वो वेपन है। आजकल यंगस्टर्स में स्टॉक्स, मतलब इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, स्टॉक्स, क्रिप्टो, इंडेक्स फंड्स, इन सब का बहुत चलन है। तो यहाँ पे कुछ फ़ायदा दिख रहा है? बहुत फ़ायदा है। अगेन डिपेंड करता है फिलॉसफी पे। आप इतना छोटा सोचने लग जाते हो, आपको ऐसा लगता है 9.25 पे शेयर खरीदूंगा और 9.5 पे बेच दूंगा, स्कैल्पिंग करूंगा, 15 मिनट में बेच दूंगा और अपना पूरा दिन फिर कुछ और करूंगा मैं। और ये 15 मिनट में मेरे को 2-4 हज़ार रुपये कमाने हैं। हाँ। 2-4 हज़ार रुपये कमाने हैं, महीने के 1-20 यहाँ से निकालूंगा मैं। आप हमें ये बता दीजिए कि बनियों की बचाई में कमाई का जो फॉर्मूला आप बताते हैं अपने जनता को, अपने फॉलोअर्स को, वो क्या है? अगर 1-2 लाइन में अगर आप बताएं कि किस तरह से बनिया बन के पैसा बचाया जाए और कमाई किया जाए। हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला जी, उन्होंने फ्री में आईफोन लोगों को ऑफ़र दे दिया कि फ्री में आईफोन खरीद दो। कैसे? तो वो ऐसे है कि तो बजट आया, बजट में बहुत कुछ हमें समझ में आया और बहुत कुछ ऊपर से गया, और जो कुछ ऊपर से गया उसे समझने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नितिन जोशी, जो कि एक कंटेंट क्रिएटर हैं और फाइनेंस की इनको बखूबी बहुत ज़्यादा समझ है। चलिए इनसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच हमें वक्त देने के लिए, स्विच पे आने के लिए। तो सीधा सवाल ये कि भाई ये 12 लाख का जो हाई बना हुआ है कि भाई 12 लाख तक अब आपको टैक्स नहीं देना है, क्या है इसका मतलब? आपको 12 लाख तक टैक्स में एग्जम्पशन मिल जाएगी। जो पहले 7 लाख तक था, अब वो 12 लाख कर दिया। तो ये पिछले 10 साल में बढ़ता ही गया है, नंबर बढ़ता ही गया। तो 12 लाख तक अब मिडिल क्लास के लिए ये रिलीफ है कि भाई आपको टैक्स नहीं देना है। तो आप पहले लेट्स से 5-7 लाख रुपए कमाते थे, तो अगर पुराने टैक्स स्लैब से आपको कंपेयर करोगे आप, तो आपको देखेगा करीब करीब 56,000 रुपये का आपको एक तरीके से गवर्नमेंट से सेविंग मिल गई है। यानी कि उतने पे अब टैक्स नहीं, उतना टैक्स मेरे को अब नहीं भरना है। ये हम कंपैरिजन ओल्ड टैक्स रिजीम से कर रहे हैं या फिर एग्जेम्पशन से कर रहे हैं? एग्जेम्पशन प्लस ओल्ड टैक्स रिजीम दोनों से कर रहे हैं। ओके, दोनों से मिला के कर रहे हैं। तो इसमें कई बार यहाँ पर ये भी देखने को मिल रहा है 12,75,000 का एक डेटा है कि 75,000 भी उसमें ऐड करते हैं। तो ये 75,000 क्या होता है? तो 12 लाख के ऊपर जो 75,000 है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो पहले 50,000 था अब वो 75,000 है। अब वो
तो टोटल 12,75,000 रुपये पे आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं बनने वाली, यानी कि उससे नीचे ओके। पे कोई टैक्स नहीं जाएगा। अच्छा, लेकिन इससे इस तरह के फैसले से फ़ायदा क्या है? एक तो चलिए मान लिया कि भाई इलेक्शंस आ रहे हैं, उसमें गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा ऐलान हो जाएगा, आम आदमी की बात होती है, मिडिल क्लास की बात होती है, उसको फ़ायदा मिल गया। लेकिन गवर्नमेंट को कितना फ़ायदा मिलने वाला है? क्या डेटा है, मिडिल क्लास कितना था जो अभी तक 12 लाख के अंदर कमा रहा था? इसका भी कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है, तो इस पर मैंने बहुत रिसर्च करी थी, तो ये समझ में आया था। मैं आपको टोटल ओवरऑल सिनेरियो समझाता हूँ क्या है। तो मिडिल क्लास तो अगर आप पूरे अक्रॉस इंडिया का देख लोगे, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि हमारा इंडिया 1, ऐसा बोलते हैं ना, इंडिया 1, इंडिया 2, इंडिया 3, उसका पर कैपिटा इनकम का एवरेज जो है वो है 12 लाख करीब, ठीक है, इंडिया 1 का। यानी कि इसमें आते हैं करीब, टैक्स पेयर्स आते हैं 10-12 करोड़ लोग, ओके। सिर्फ इनका एवरेज इनकम निकल के आता है करीब 12 लाख रुपए, एवरेज पर कैपिटा इनकम, ओके। ठीक है। लेकिन आप इनका जब एक एवरेज इनकम निकालोगे वो करीब है ही 2,90,000 रुपये, बट ये सही कंपेरेबल नहीं है देखने के लिए। अब कंपेरेबल क्या है, इस पर डेटा हम निकाल नहीं पाए, बहुत कोशिश करी कि 7 से 12 के बीच में कितने लोग रहते थे जिनको एक तरीके से बेनिफिट मिलेगा, प्लस ये भी देखने की कोशिश करी कि 12 से ऊपर कितने लोग चले गए हैं जो सरकार, भाई सरकार का भी अपना एक कलेक्शन है हर साल का। पिछले साल उन्होंने 12.5 लाख इनकम टैक्स से कलेक्ट करा था, इस साल का प्रोजेक्शन जो है वो दे रखा है 1438 का करोड़, 14,38,000 करोड़ रुपए का। तो 1438 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन होना है, तो करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए बढ़ने हैं टैक्स कलेक्शन में। जबकि 7 को 12 कर दिया है, तो उस ब्रैकेट में बहुत लोग आते हैं, कितने लोग आते हैं उसका कोई अनुमान नहीं है। तो यहाँ पे आता है हमारा टैक्स बॉयकेसी का एक कॉन्सेप्ट, जहाँ पे आप मैक्रो में ये देखते हो कि मेरी जीडीपी कितनी बढ़ रही है और जीडीपी के अगेंस्ट मेरा टैक्स रेवेन्यू कितना बढ़ने वाला है। तो अगर आप पिछले साल का टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे, इनकम टैक्स रेवेन्यू सिर्फ इनकम टैक्स का, तो 20% का 20% का ग्रोथ आया था। और जीडीपी जो हमारी ग्रो हुई थी वो हुई थी करीब करीब 9.5 पौने 10% से। इस बारी जीडीपी ग्रोथ जो है वो है 10.1% से एक्सपेक्टेड। और एक्सपेक्टेड टैक्स कलेक्शन, इनकम टैक्स कलेक्शन में जो ग्रोथ है वो है 14% की। तो पहले का जो ये रेट था उस पर करीब करीब नंबर निकल के आ रहा था 2 का, अब वो निकल के आ रहा है 1.4 का। तो सरकार अगर पुराने वाले टैक्स से चलती तो टैक्स कलेक्शन होता तकरीबन 15,30,000 करोड़ का, जो कि अब आ गया है 14,38,000 करोड़ पे। तो करीब लगा लो 92 लाख तो करोड़। आप कह रहे हैं नुकसान हो रहा है? सरकार कम टैक्स कलेक्ट कर रही है, लेकिन क्वांटम एब्सोल्यूट सेंस में देखोगे तो ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हो रहा है। तो हम यही देखना चाह रहे थे कि भाई एब्सोल्यूट सेंस में टैक्स कम होगा या बढ़ेगा, क्योंकि सरकार अपने ऊपर हिट तो लेगी नहीं। तो एब्सोल्यूट सेंस में तो नंबर बढ़ गया कि भाई 12-12.5 से नंबर जा रहा है 14.5 पे। तो इससे ये समझ में आता है कि 12 लाख रुपए टैक्स स्लैब तक पहुंचाने के बाद भी कई लोग इतना पैसा कमाने लगे हैं, 12 लाख से ऊपर कमाने लगे हैं, या फिर ऊपर वालों की ही इनकम इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उनका टैक्स कलेक्शन से ही ये 2 लाख करोड़ एडिशनल आ जाएगा। अच्छा। तो ये बात तो समझ में आती है। क्रीमी लेयर, मतलब आप ये कह रहे हैं कि नॉट जस्ट क्रीमी, ऐसा भी हो सकता है कोई 10 कमा रहा था तो उसका अप्रेजल इतना हो गया कि वो 12 से ऊपर पहुंच गया। हाँ, वो मीम देख नहीं रहे हैं कि एक ने बोला कि हमारी जो सैलरी थी वो 12 लाख पे तय हुई, उसके बाद फिर उन्होंने निगोशिएट किया और 13 लाख तक पहुंच गए। तो उनको अब टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, टैक्स देना पड़ रहा है। तो आप वही कुछ कह रहे हैं मेरे ख्याल से। हाँ, ठीक है। तो 2 तरीके से जा सकती है। पहला कि आपके टॉप क्रीम की इनकम बढ़ रही है, जो कि बढ़ी रही है, तो उनसे टैक्स कलेक्शन ज़्यादा हो जाएगा। दिस इज़ पीपल हु आर अर्निंग 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, क्योंकि 2 करोड़ से 3 करोड़ जाने वाला आदमी बहुत तेज़ी से पहुँचता है। 10 से 20 जाने वाला उतनी तेज़ नहीं पहुँच पाता। 3 से 5 वाला बहुत तेज़ी से पहुँच रहा है, 10 से 20 वाला बहुत तेज़ी से पहुँच रहा है। तो वहाँ पे टैक्स कलेक्शन, ये अनुमान है कि भाई वहाँ से ज़्यादा निकाला जा सकता है, वर्सेस कि ये 7 से 12 वालों को रिलीफ दे दो और ये जितना हमारा क्रीम लेयर है उनसे पैसा ले लो, क्योंकि यहाँ से 2 लाख करोड़ का एडिशनल टैक्स कलेक्शन हमारा होना है। बचा 1 लाख करोड़ का, तो वो हो सकता है यहाँ से कम हो रहा हो, जो नहीं हम कर पा रहे हैं। जो मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं कि मिडिल क्लास के लिए हमने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, तो मिडिल क्लास को कैसे फ़ायदा होने वाला? वो क्या करेगा? क्या कंजम्पशन बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? क्या होगा इससे? इससे कंजप्शन ही मेरे को अगेन ये लगता है कि कंजप्शन ही बढ़ेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे इन्वेस्टिंग बढ़ेगी। इन्वेस्टिंग इससे नहीं बढ़ती। क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि आप जब तक, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ,
12 लाख रुपए का मतलब है महीने का करीब करीब आप 80-75 हज़ार रुपये इन हैंड कमा रहे होगे। नहीं, 1 लाख रुपए महीना हो गया ना, हाँ। उस पर 15-20 हज़ार रुपये तो गए। हम्म, ठीक है, इधर उधर कटवा कटू के 80 हज़ार रुपये आप महीने का इन हैंड सैलरी कमा रहे हो। लेट्स से 80 हज़ार रुपये में आप सर्वाइवल से ज़्यादा थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कर सकते हो। अब 12-75 पे आपका करीब पुराने हिसाब से जाता 83,000 का एक्स्ट्रा टैक्स, जो अब ज़ीरो हो गया है। तो ये 83,000 रुपीज़ मेरे पास एक्स्ट्रा सेव हो गए। अब मैं इसका क्या करूँगा, 83-80 हज़ार रुपये का। ठीक है। अब आप बताओ, आप होते तो आप क्या करते? थोड़ा खर्चा और हाथ खोल के करते। वेरी नाइस, बहुत सही जवाब है ये। आप खर्चा करते खुले हाथ से, आप सेव नहीं करते उस पैसे को, या फिर इन्वेस्ट नहीं करते, म्यूचुअल फंड में नहीं डालते। तो सबसे पहले जो लेयर आती है वो आती है कंजप्शन की। ओके। तो इससे आप कंज्यूम करोगे, कंजप्शन करोगे तो इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब हमारा जीएसटी बढ़ेगा। तो कंजप्शन पे ही जाने वाला है ये सारा पैसा। जीएसटी से एक चीज़ और ज़्यादा आई, वो जो पॉपकॉर्न वाली बात है, उसमें कैसे ये जीएसटी तय करते हैं कि भाई यहाँ 5% लगाएंगे, कैरामल पॉपकॉर्न पे 18% लगाएंगे, सॉल्टेड पॉपकॉर्न पे इतना लगाएंगे। अगेन ये सर इसका कोई थंब रूल हो ही नहीं सकता ना। हाँ। ये तो आपको सरकार को डिसाइड करना है कि इतना पैसा लगाना है। और देखो, मैं इन चीज़ों के लिए प्रो रहता हूँ, जेन्युइनली प्रो रहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन जीएसटी से नहीं होना चाहिए। मतलब मैं इनडायरेक्ट टैक्स को उतनी तवज्जो नहीं देना चाहता जितना मैं डायरेक्ट को देना चाहता हूँ। मुझे लगता है डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा होना चाहिए। और ये मूव भी बहुत अच्छा है कि 12 लाख रुपए पे लग गया है, उसके ऊपर के बाद में भी अगर 2 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा निकल के आ रहे हैं देश में, तो ये भी समझ में आ रहा है कि ये पैसा देगा वो क्रीम क्राउड ही, तो शायद उसको उतना ख़राब भी नहीं लगेगा और एडिशनल 2 लाख करोड़ की एक इनकम जनरेट हो जाएगी। इनडायरेक्ट टैक्सेस के साथ में क्या प्रॉब्लम होती है, रिग्रेसिव इन नेचर होते हैं। अब इसका मतलब समझाता हूँ मैं। अब आपकी कंजप्शन बढ़ेगी, भाई आपके पास 83 हज़ार रुपये बढ़ा दिए। अब आपने 80 हज़ार रुपये में क्या खरीदा, कुछ नया खरीदा, कपड़ा खरीदा, फ़ोन खरीद लिया। जब आप ये चीज़ें खरीदोगे तो ये बनाएगा कौन बनाएगा इसको? भाई अंबानी, अडानीज एंड कंपनीज, ये लोग बनाएंगे, जो लोग ऊपर बैठे हैं। तो प्रॉब्लम क्या होती, प्रॉब्लम कुछ नहीं होती है, नेचर है। जब आप कैपिटलिज्म में खेल रहे होते हो तो ये नेचर ऑफ द इकॉनमी बनता है कि एक टाइम के बाद, एक अमाउंट के बाद में आपके पास कंजप्शन आप ज़्यादा कर नहीं सकते। आपने 100 करोड़ कमा लिया, 100 करोड़ की क्या कंजप्शन कर लोगे? 1000 करोड़, 10,000 करोड़ कमा लिए। ठीक है, हमारे देश में सबसे बड़ी कंजप्शन 5-6 हज़ार करोड़ की शादी हुई है। ठीक है, उससे बड़ी कंजप्शन तो कुछ नहीं हुई। बहुत मज़ेदार शादी थी, है ना? लेकिन उससे बड़ी कंजप्शन कुछ नहीं हुई। एक आदमी ने अगर कंजप्शन में पैसा खर्चा है तो 5-6 हज़ार करोड़ का बेंचमार्क है, उससे बड़ा कंजप्शन नहीं हुआ। उसके नीचे आप देखोगे तो 2-5 हज़ार करोड़ के घर बनाए हैं, उससे नीचे देखोगे गाड़ियाँ आ जाती हैं, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं है एज़ कम्पेयर टू देयर इनकम। राइट। आप अगर आप उसको डिनोमिनेटर में डाल दोगे उनकी इनकम को, तो वो बहुत छोटा नंबर निकल के आएगा। बट जैसे जैसे आप नीचे आते हो तो हम लोग कंजप्शन ड्रिवन है, उसके बाद फिर हम सोचते हैं यार चल थोड़ा फ्रीडम ड्रिवन हो जाते हैं, फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। लेकिन सबसे पहले आप कंजप्शन ही करते हो, भले आपको कितनी मेहनत करनी पड़े। फिर आप दूसरा स्टेज होता है जहाँ पे आप कहते हैं नहीं, फाइनेंशियली मेरे को थोड़ा, आई थिंक आई शुड इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, यहाँ करना चाहिए, वहाँ करना चाहिए। उससे पहले सोचता हर कोई है, बट वो 28 तारीख को सोचता है, 30 तारीख को भूल जाता है कि सोचा था कि यार पैसे नहीं बचे 28 को, अब यार गड़बड़ हो गई, अभी सैलरी आएगी तो इसमें से करूँगा सेफ। 30 को जैसे सैलरी आती है फिर उसका वो सही बात, फिर कंजप्शन चालू हो जाती है। अच्छा, ओल्ड रेजिम की हम बात कर रहे हैं कि ओल्ड रेजिम अभी भी है, हालांकि इस बजट में इतना उसके ऊपर कुछ बात हुई नहीं। तो ओल्ड रेजिम क्या आने वाले वक्त में अब हटने वाला है? इवेंचुअली आप उसको ऑप्ट ही नहीं करोगे क्योंकि न्यू रेजिम उससे बेटर है। पुराने रेजिम में आप अगर कंपैरेबल निकालोगे तो आपको दिखेगा कि मैं नई रेजिम के तहत कम टैक्स भर रहा हूँ एज़ कम्पेयर टू दी ओल्ड रेजिम। ठीक है, 12 लाख 24 लाख से ऊपर वाले जितने भी लोग हैं, 2 लाख रुपए महीने से ऊपर वाले लोग, उनका 1,14,000 का सेविंग है। तो आप ओल्ड रेजिम में जाओगे नहीं, बस वो 80C और 80D हटा दिया है। ठीक है, बट उस पर कितना बड़ा बेनिफिट ले जाते हैं आप? तो शायद ऐसा हो सकता है कि 13.5-14 लाख रुपए तक वाला आदमी वो 80C 80D को पकड़ ले, उसको बेनिफिट मिले, उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बट जो आदमी 15 लाख से अबव है वो सोचेगा भी नहीं ओल्ड रेजिम का। और नई रेजिम भी इवेंचुअली अभी तो सुनने में आ रहा है कि वो DTC आएगा, डायरेक्ट टैक्स कोड, जैसे GST आया था इनडायरेक्ट टैक्स के लिए, वैसे DTC आएगा। तो उसके बाद तो फिर सब लोग DTC में ही शिफ्ट हो जाएंगे। ओके। तो ये जो अभी टैक्स रेजिम अभी 2025 वाली आई है ये भी हटेगी।
ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि अभी जो बात चल रही थी कि एक नया बिल लेके आएंगे, उसमें ये सब बातें हो सकती हैं। करेक्ट। ओके। अच्छा, मार्केट में जो हम कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, अगर पैसा फ्लोट करता रहता है तो इससे क्या फ़ायदा होता है, उस पर कुछ अगर आप बता सकें। पैसा फ्लोट होने से क्या करते हैं? हम्म, पैसा फ्लोट होने से जीडीपी चलती है, मतलब फ्लोट तो पैसा होता ही है, हम्म, पैसा होल्ड तो होता ही नहीं है। हम्म, पैसा फ्लोट होने का तरीका क्या है इज़ द क्वेश्चन। पैसा फ्लोट किस तरीके से करता है वो, देखो पैसा फ्लोट कैसे कर रहा है हमारे देश में। पैसा जब भी आप इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा दोगे या इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन ज़्यादा कर दोगे तो पैसा नीचे से ऊपर को फ्लोट होगा। मतलब यानी कि मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास से ऊपर को फ्लोट होगा। ऊपर यानी कि टॉप टीयर को, पिरामिड ए को फ्लोट होगा, पिरामिड ई से। ई बी सी डी सब ए को ट्रांसफ़र करेंगे। ये कैपिटलिज्म का ड्रॉबैक है। गवर्नमेंट का काम ये होता है कि ये ना हो। मतलब किसी भी देश में फ्री मार्केट्स क्यों नहीं चलते हैं, क्यों नहीं चलते हैं, ये क्रिप्टो वगैरह पे गवर्नमेंट इतनी प्रो क्यों नहीं है। फ्री मार्केट्स इसलिए नहीं चलते क्योंकि ये बेसिक रूल है कि पैसा ऊपर को फ्लोट करेगा, अच्छा, नीचे से ऊपर को फ्लोट करेगा। ऐसे भाई मैंने आज ये फ़ोन खरीदा या मैंने आज पैंट खरीदी, तो ये पैसा किसके पास गया? गुड्स मेरे पास आ गए जिसकी एक वैल्यू किसी, इसकी कोई टेंजेबल, इसकी वैल्यू किसने लगाई, इसका प्राइस किसने लगाया? इसका प्राइस लगाया उसी आदमी ने जिसने मेरे को ये बेचा है, पिरामिड ए ने। उसने जब मेरे को ये बेचा तो मेरा पैसा फ्लो करा है उसको। गवर्नमेंट का काम होता है ये बैलेंस बना रहा है, पैसा ऊपर से नीचे आए। तो गवर्नेंस अगर फाइनेंशियली आप देखो किसी का भी, वो हमेशा ये सोचेगा कि ये जो पैसा ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहा है, मेरे को पैसा नीचे भेजना है। एंड दैट्स व्हेन यू इंट्रोड्यूस सिस्टम लाइक टैक्सेस। ओके, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ भी हैं जहाँ पर टैक्सेस होते ही नहीं हैं। हाँ। उनकी बात करते हैं। बर्म्यूडा एक एग्जांपल अगर हाँ, उसमें है, वो टैक्स हेवन है। हाँ, तो ये ऐसा कैसे होता है कि ये इंडिया में इतना ज़्यादा टैक्स हमें देना पड़ रहा है? हालांकि अभी थोड़ा बहुत निर्मला सीतारमण ने रिलैक्स कर दिया है तो बहुत सारे लोगों को, लेकिन फिर भी ऐसा कैसे होता है कि एक कंट्री में ज़ीरो टैक्स, हमारी कंट्री में इतना टैक्स कैसे? सो अगेन वो कंट्री का, हम लोग उस कंट्री का इम्पोर्ट इस दूसरी कंट्री का रेवेन्यू, यानी कि वो लोग इंपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्री के टैक्सेस को। आपकी कंट्री में टैक्स है, मैं टैक्स हेवन कंट्री हूँ, टैक्स हेवन कंट्री बोलते हैं इनको ना। तो बर्मुडा में आप देखोगे एप्पल का भी हेडक्वार्टर है, अमेज़ॉन का भी है, नाइकी का भी है। ये सब अपनी दुकानें वहाँ पे लगा के बैठे हुए हैं ताकि उनको टैक्स सेविंग मिल जाए। अच्छा। और मेजरली प्रॉफिट बुक करते भी हैं यहाँ पे। अभी इस पे अगेन इंडिया में भी लॉज हैं, यूएसए के अंदर भी लॉज हैं कि ऐसा नहीं कर सकते। अगर वो नहीं करते तो अगेन एक बहुत बड़ी साइकिल होती है विच इज़ कैश फ्लो साइकिल। तो एक कैश फ्लो बुकिंग, ताकि उनको इंडिया में पैसा लेट देना पड़े, अपनी कंट्री में पैसा लेट देना पड़े, उसके लिए भी बर्मुडा में पैसा फंसा के रखते हैं कि ये वहाँ से ही होके आएगा हमारे पास पैसा, जिसमें अगेन 1 साल लग सकता है। अब उससे होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा TDS कट रहा है हर ट्रांजैक्शन पे, ठीक है। तो मेरा पूरे साल में मैंने 10,000 करोड़ का बिजनेस करा, जिसमें मेरा मान लेते हैं 200 करोड़ का TDS, 2% का TDS था। अब 200 करोड़ रुपए इज़ एन अमाउंट जो मेरे को जमा करना है अपफ्रंट। लेकिन अगर मैं इसको घुमा दूँ टैक्स हेवन में और बोलूँ ये मेरे पास 1 साल बाद आएगा, ये पैसा मेरे पास 1 साल बाद आएगा, तब तक मैं इसको आपको दे नहीं सकता, तब तक सरकार ले नहीं पाएगी, तब तक आप आपका बिल ही इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, यहाँ पे बिल हुआ है वहाँ पे। तो जब वो इधर के रूट, जब 2 साल बाद जब आपका TDS रिटर्न का टाइम आएगा, आप बस उससे 1 दिन पहले या 1 महीने पहले फाइलिंग कराओगे ताकि अगले महीने मेरे पास वापस कैश फ्लो आ जाए घूम के। तो एक ये यूज़ होता है जिस पे केसेस होने लगे हैं आज की डेट में। अमेज़ॉन पे केस हुआ, बहुत कंपनियों पे इंडिया में केसेस हो रहे हैं कि ये सब गलत प्रैक्टिसेस हैं, ये हम फॉलो नहीं होने देंगे। USA में भी सेम लॉज बने हुए हैं। तो इवेंचुअली ये एक सस्टेनेबल रूट है नहीं टैक्स हेवन के लिए, लेकिन अल्टीमेटली उनको ग्लोबलाइज करनी है अपनी कंट्री, और उनके पास में कुछ और दिखता नहीं है, तो उनको लगता है टैक्स दूसरे के ग्लोबलाइज कर लो, उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मोटा मोटा कॉन्सेप्ट वो है। और यहाँ से जो चोरी कर करके भाग रहे हैं इंडिया से, जो बड़े बड़े कंपनीज, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, सबको पता ही है, मतलब जो पहले भाग गए 10-1 साल पहले, हाँ, तो वो क्या, वो भाग के वहाँ पर आराम से सेटल हो जाते हैं। उनका बिजनेस कुछ तो चलता होगा, उनका क्या करते हैं वो लोग वहाँ पे? नहीं, पैसा तो ऑफकोर्स आता ही होगा। और आता, बट मुझे लगता है इंडिया एज अ कंट्री में जब बिजनेस आप बनाते हो ना, तो इतना, अब जैसे अभी आप देखोगे अनिल अंबानी नहीं भागे देश छोड़ के, उनकी भी ऐसा ही था 2-3 साल पहले कि अब ये भी भागेंगे, ये दूसरा नाम है, ठीक है।
बट उन्होंने ऐसा करा नहीं और टर्न अराउंड हो गया। ये चीज़ विजय माल्या के लिए भी होती देश में, ये होती, उनके पॉलिटिकल पंगे बहुत हो गए, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से भागे। इस देश में कोई भी नहीं फंसता अंटिल ना के पॉलिटिकल पंगे हो जाए। हर्षद मेहता के पॉलिटिकल पंगे हुए थे तो फंस गए, केतन पारेख नहीं फंसे, ठीक है, उन्होंने बहुत उनसे भी ज़्यादा काम कांड करा था, ठीक है। विजय माल्या जी के भी पॉलिटिकल पंगे हो गए थे जहाँ जिसकी वजह से उनको इस सिचुएशन में घुमाना पड़ गया। अदरवाइज उनकी अगर आप कंडीशन समझोगे तो हुआ क्या था, एक एयरलाइंस बिजनेस था जो पिट गया था, 10,000 करोड़ रुपए थे जो देने थे SBI को या बैंक्स को। वो ऐसा कोई इतना बड़ा डेट नहीं था जो वो नहीं दे पाता। वो आदमी की फैमिली 50 साल से बिजनेस कर रही थी इस कंट्री में, 40 साल से, और उनका ब्यूरी का इतना बड़ा बिजनेस है, अभी भी आज भी एग्जिस्ट करता है और प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो उनके लिए ऐसा बना दिया, नहीं आज ही नहीं, आज ही नहीं, आज ही। तो वो सिचुएशन है। बट उस पर मैंने बहुत अच्छी डिटेल केस स्टडी भी करी थी 1 साल पहले, और मुझे लगता है कि इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ दैट थिंग कि जब आप पंगे ले लेते हो ना गलत चीज़ में जो कि नहीं लेने चाहिए, वहाँ पे आप फंस जाते हो। अदरवाइज़ उनको भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब उनको वहाँ से नहीं लेके आ सकते क्योंकि वहाँ की पॉलिसीज़ वैसी नहीं है। अच्छा, एक सवाल बार बार यही आता है कि अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, तो ऐसा अभी आपको लग रहा है कि ऐसा हो रहा है हमारे देश में? 200% हो रहा है और बहुत तेज़ी से, और होगा भी है। आप हमारे डायरेक्ट टैक्स देखो, ये कब होगा, मैं बोला ना आपको, जब यहाँ से पैसा ऊपर को जाता है, ये नेचर है। ऊपर से पैसा आप नीचे कितनी तेज़ पहुँचाओगे वो गवर्नेंस है, ठीक है। नेचर ऑफ मनी इज़ कि वो नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा नीचे से ऊपर का एक्सप्लेन। पिरामिड से मतलब कि गरीब लोगों से ऊपर जाएगा। गरीब लोगों ने खाना, गरीब लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं नहीं, बेसिक बिजनेस करते हैं नहीं, कंजप्शन करते हैं सिर्फ। आप ऐसे समझो उसको, गरीब लोग क्या करते हैं, मैं जैसे मान लो हम गरीब लोग हैं, हम क्या करेंगे, कपड़ा खरीद लिया, आज पैसा आया कपड़ा खरीद लिया, आज पैसा आया माइक खरीद लिया, आज पैसा आया ये पैंट खरीद ली, आज पैसा आया जूता खरीद लिया, आज पैसा आया मोजा खरीद लिया, आज पैसा साबुन खरीद लिया। ये कंजप्शन की चीज़ें हैं। इन पर टैग किसका लगा हुआ है? कोई गवर्नमेंट का टैग नहीं लगा कि ये इतने में ही बिकेगा, इसमें टैग लगा हुआ है एक कंपनी का, ठीक है। उस कंपनी ने मेरे को माल बेचा, उसने पैसा ले लिया, ठीक है। बीच में जो भी बना वो गवर्नमेंट को चला गया, ठीक है। हमारे ट्रांजैक्शन के बीच में जो पैसा गया वो गवर्नमेंट को चला गया, विच इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स। वो डायरेक्ट इन नेचर नहीं है। आपने जो उस पैसे से कमाया एज अ बिजनेसमैन, वो उसमें से डायरेक्ट टैक्स भी गवर्नमेंट को चला गया, कॉर्पोरेट या फिर पर्सनल टैक्स के नाम पे। तो ये जो हमारे बीच का जो ट्रांजैक्शन था, मैंने आपको पैसा फ्लोट कर दिया, एक बड़ा चंक, ठीक है, उसमें से इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट का कलेक्शन बन गया, जो गवर्नमेंट वो वापस हमारे डेवलपमेंट पे लगाएगी, हमारे पे। तो गवर्नमेंट का हमेशा मेजरली काम है कि भाई उस पैसे को रिवर्स करो, टैक्स के फॉर्म में पैसा लेके नीचे डालो। ओके। अब हमारे देश का हम लोग इतने डाइवर्स हैं, इतना डाइवर्स नेशन है कि हमारे देश में कम से कम 3-4 तो बहुत कम बोल रहा हूँ मैं, 50 कंट्रीज़ निकल सकती हैं। अच्छा, कैसे? आप हमारे यहाँ की इनकम डिस्ट्रीब्यूशन देखना कभी, आपको इतने इंटरेस्टिंग इंसाइट्स मिलेंगे। टॉप 0.001% का इनकम वर्सेस वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन देखना, 0.01% का इनकम और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन देखना, 0.1% का देखना, 1% का देखना, टॉप 10 का देखना। इसी में कम से कम 7-8 कंट्रीज़ कट सकती हैं। 100 करोड़ से ऊपर वाला आदमी, 10 से 100 के बीच में वाला, 5 से 10 के बीच में आपको बहुत लोग मिल जाएंगे, इतने की एक पूरी कंट्री काट दोगे आप, 1 से 5 में मिल जाएंगे, 50 से 1 में मिल जाएंगे, और 12 से लेके 50 तक में मिल जाएंगे। और फिर वो लोग मिल जाएंगे तो साल के 2-3 लाख रुपए भी नहीं कमा रहे। ओके, ठीक, जिनका कंजप्ट, और वो ही मेजरली हैं। तभी हम 2700 की पर कैपिटा पे बैठे हैं, यानी कि 2-2.5 लाख की पर कैपिटा पे बैठे हो आप साल का। 2-2.5 लाख रुपए का ही है ना पूरा, 2700-2800 डॉलर्स है, कितना निकल के आएगा? 3,000 भी मान लो तो 2-2.5 लाख का निकल के आएगा। 2.5 लाख के पर कैपिटा पे हम लोग बैठे हुए हैं। तो अब एक और चीज़ है, 12 लाख पे टैक्स लग रहा है, ठीक है, 2.5 लाख का पर कैपिटा है। तो ये 2.5 लाख वाला तो 5 लाख पे भी टैक्स ही नहीं दे रहा था, जो कि मेजर ऑडियंस थी। तो अगर आप ओवरऑल कंट्री में मिडिल क्लास देखोगे तो मिडिल क्लास तो वो आदमी है जो शायद 2.5-3 लाख रुपए ही तो कमा रहा है। तो वो तो टैक्स कल भी नहीं दे रहा था, पिछले साल भी नहीं दे रहा था, पिछले 10 साल से नहीं दे रहा था, 20 साल से नहीं दे रहा था। पॉइंट है कि ये लोग ग्रो ही नहीं कर पा रहे। और उसके रीजंस आप जब निकालने बैठोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अगेन वो मेरिट इज़ द फंक्शन ऑफ प्रिविलेज होता है ना,
वो बन जाता है कि आपके पास बेसिक एमिनिटीज़ इस देश में नहीं है और सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि वो उन एमिनिटीज़ पे काम कर पाए, विच इज़ योर एजुकेशन, विच इज़ योर हेल्थ केयर। मतलब लोगों के बच्चे कुछ ही ज़मीनें बिक जाती हैं हेल्थ केयर पे, और एजुकेशन में बच्चों पे पैसे लगाए नहीं जाते, और सरकारी एजुकेशन हमारे देश की बहुत अच्छी नहीं है, प्राइमरी एजुकेशन अच्छी नहीं है। राइट। तो चलिए अब ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि जो पैसा बचने वाला है, जिसको हम अभी तक सोच रहे थे, जो अभी आपने सवाल पूछा कि आप क्या करोगे, तो मैंने कहा कि मैं हाथ खोल के खर्चा करूँगा, लेकिन सेविंग भी बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे आप यू आर द राइट पर्सन उसको समझाने के लिए लोगों को। तो सेविंग्स अगर करना है अब, क्योंकि अगर आप देखिए तो पहले क्या होता था कि आप टैक्स बचाना चाहते हो, आप ATC ATD ले लेते हो, हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हो कुछ, और टर्म इंश्योरेंस प्लान ले लेते हो, लेकिन सही तरीका अगर देखें यंगस्टर्स के लिए ख़ास करके, जो अभी जिनकी पहली जॉब है या फिर 1-2 साल का एक्सपीरियंस है उनको, तो वो कैसे सेव करें पैसे को? तो अगर आपकी पहली जॉब है तो आप मुझे अज्यूम करते हैं कि आप महीने के कितने कमा रहे होगे, वैसे बताओ। मान लेते हैं कि 1 साल का बंदा जो कर रहा है, वो नौकरी उसने करी हुई है, वो 30 से 40 हज़ार रुपये के बीच में कमा रहा है। 30-40 हज़ार। अब मेरे को आप एक एक करके ऐसे बताना है ना। देखो मैं बुकिश बातें नहीं करता, और मैंने इस पे भी बहुत बात करी हुई है, लोगों को बताया है, व्हेन यू आर इन योर 20s, लेट 20s तक भी, जब तक आपकी शादी नहीं हो रही है, तब तक इकलौती चीज़ है जहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, दैट इज़ यू योर सेल्फ। अच्छा। हाँ, अपनी पढ़ाई पे, एजुकेशन पे पैसा डाल लो अगर डाल सकते हो तो। आपको किसी और चीज़ में पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस देश में अगर आपको तरक्की करनी है तो आप अपनी एजुकेशन में पैसा लगाओ, डिग्रियों में पैसा लगाओ। बहुत ही बेसिक एडवाइस, ठीक है, सुनने में अच्छी नहीं लगती है क्योंकि मुश्किल है ना काम, डिग्री विग्री वैसे ही लोग वैसे हैं, डिग्री का क्या करना है, ड्रॉप आउट बन जाते हैं, ये सब चल रहा है, बट इससे ज़्यादा रिटर्न आपको कोई भी नहीं देगा। डिग्री से बड़ा रिटर्न नहीं है इस देश में कोई। आप डिग्री कमा के कितने भी भोंदू हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास अच्छे कॉलेज की डिग्री है तो आपके पास काम है, आपके पास थोड़े कम अच्छे कॉलेज की डिग्री है तो आपके पास थोड़ा अच्छा काम है, वहाँ से डिसाइड होता है। ठीक है, ठीक है, पहला। आपको दूसरा, आपको लग रहा है नहीं यार ये सब नहीं करना, फिर आता है क्या, फिर आती है SIPs। अब SIP की आप कैलकुलेशन जब करोगे और इन्फ्लेशन एडजस्ट करोगे तो आपके लिए वो ऐसी चीज़ है जो आज से 20 साल, और दूसरा 22, 24, 25 साल की उम्र में आपके पास 20 साल का पेशेंस नहीं होता कि मैं आज पैसा डालूंगा 20 साल बाद निकालूंगा। आपको ऐसा लगा यार मैं 25 साल का हूँ, 45 साल में निकालूंगा, मैं तो बुढ़ा हो जाऊँगा तब। 25 साल का लड़का ऐसे सोच रहा है, 25-26 साल में, अरे नहीं यार 5 साल में क्या होगा वो बता, 2 साल में क्या होगा, अगले साल क्या होगा वो बताओ। तो उसका व्यू ही नहीं है 20 साल का। अच्छा। जिसका व्यू बन गया 20 साल का वो कर लेगा। और 30,000 में आप कितने की SIP करोगे, अब उसकी कैलकुलेशन करते हैं। 30,000 रुपये अगर आप एक Tier 1 या मेट्रोपॉलिटन में कमा रहे हो, और कहीं तो जॉब नहीं है 30,000 की, भाई Tier 2 Tier 3 4 में तो 15,000 की जॉब होगी। बिल्कुल, ठीक है, तो Tier 1 या मेट्रोपॉलिटन में 30-35 हज़ार रुपये की, 40,000 रुपये की नौकरी में 10-1 हज़ार रुपये आपका PG और यहाँ खर्चा फ्लैट वगैरह में निकल जाएगा, 5-1 हज़ार रुपये खाने में निकल जाएगा, 15,000 ये निकल गए। और कोई कौन से खर्चे होते हैं, और बाकी अय्याशी में निकल गए। 15-10-1 हज़ार रुपये और भी तो खर्चे होते होंगे। हाँ। भाई मुझे गर्लफ्रेंड को भी घुमाना है, मेरे को वही सैटरडे संडे भी जाना है, ठीक है, मुझे सारी चीज़ें करनी है, तो 5-6 हज़ार रुपये वहाँ चला गया जी। 5-6 भी नहीं, 10,000 रुपये चला गया। 5-6 हज़ार में क्या हो रहा है, 10,000 रुपये वहाँ चला गया, तो आपके पास बचे ही कितने रुपये। ठीक है, ठीक है, आपके पास बचेंगे 2-5 हज़ार रुपये। और फिर आपने क्रेडिट कार्ड भी ले लिया लेट्स से। अब क्रेडिट कार्ड के साथ क्या है, आपने 3% इंटरेस्ट भी पे कर दिया। भाई कंजप्शन वो तो जा ही रहा है, सबका जा रहा है वो। ठीक है, तो आपका पैसा ही नहीं बचता कि आप इन्वेस्ट कर पाओ कहीं। तो अगर आपको जेन्युइनली कुछ करना है, और आपके लिए सबसे बड़ा कंसर्निंग काम ये होना चाहिए कि मैं 30,000 रुपये कमा रहा हूँ ज़िंदगी में। अगर मैं 20-22 साल का हूँ, 40,000 रुपये पर अटका हुआ हूँ, तो सबसे बड़ा कंसर्निंग काम ये है कि 40 को भाई अगले 2 साल में 80 कैसे करूँ। हर 2 साल में आप इनकम को डबल करने का सोचो। आज की डेट में अगर आपको सर्वाइव करना है तो टैक्स ही बता रहा है आपको कि 1 लाख रुपए तो आपको चाहिए ही है। उससे नीचे तो हम भी आपसे नहीं पैसे ले रहे, सरकार ही कह रही है आपको कि 1 लाख रुपए से कम अगर आप कमा रहे हो तो हमको आपसे पैसा नहीं चाहिए, आप अपना ही जीवन काट लो। ठीक है, तो आपको 1 लाख से ऊपर पहुंचना ही है, और ये अगले 2 साल लगाओगे आप पहुंचने में, तब तक सरकार इस नंबर को 12 को उठा के 18 पे पहुंचा देगी। वक्त ज़्यादा लग जाएगा मेरे ख्याल से। तो आपको 1.5-2 लाख रुपए चाहिए आज की डेट में, 2 साल में आपको इतना पैसा कमाना है। अब उसको कमाने के लिए आप ऐसा क्या कर लोगे जो आपको इतने रिटर्न्स दे दे। तो इतने रिटर्न्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से मिलेंगे आपको, अगर इस टाइम पे आप एजुकेशन लेने चले गए तो। अदरवाइज़ ना आपको 100% का सैलरी पैकेज में हाइक मिलने वाला है,
ना कोई इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो आपका 100% 200% से ग्रो करने वाला है, और कर भी गया 100% से कि आपकी किस्मत ही बहुत अच्छी रही है। वैसे टिपिकल 12-13% का रिटर्न आता है, लेकिन मान लेते हैं 100% कर गया, तो आपने भाई महीने के 2,000 रुपये इन्वेस्ट करे, तो 2 साल में आपने 24,000 रुपये इन्वेस्ट करे, ठीक है। तो आपने क्या 2 साल में आपने 50,000 रुपये इन्वेस्ट, 48,000 रुपये, 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, 1 लाख रुपये बन गए। क्या कर लोगे 1 लाख रुपये एक बारी में आ भी गए तो? फिर उस हिसाब से इन्फ्लेशन भी तो है उसका 6% का वो भी एडजस्ट मार दो। अच्छा, एक चीज़ और, आप क्रेडिट कार्ड की बात बोल रहे थे, बहुत लोग परेशान रहते हैं कि और हर जगह आपको क्रेडिट कार्ड बना के दे रहे हैं, बड़ी आसानी से बन रहा है, हाँ। लेकिन उसके बाद जो बिल्स आते हैं लंबे लंबे, उसका क्या करना है? बिल्स और क्रेडिट कार्ड्स कितना सही है? अगर अगेन वही वाली बात है कि मेरे पास एक तलवार है, ठीक है, तो उसको आगे वाले पे मारूँ या अपने पे? प्रॉब्लम ये होती है हमें पता नहीं चलाने कैसे, वो वेपन है। तो वो इतना अच्छा टूल है कि मैंने एक वीडियो देखी थी एक सीए साहब की, उन्होंने बताया कि भाई मैं 44 लाख की गाड़ी खरीदने गया था, 6-7 क्रेडिट कार्ड थे मेरे पास, अमेरिकन एक्सप्रेस, सिटी विटी, ये वो सब मिला जुला के मैंने कैशबैक में 9 लाख रुपये वापस ले लिए। ना जैसे इमेजिन, उस आदमी ने 44 लाख की गाड़ी 34 लाख में खरीद ली, 35 लाख में खरीद ली, 9 लाख रुपये क्रेडिट कार्ड के कैशबैक से बचा लिए स्वाइप करके, ठीक है। कितना अच्छा यूज़ है, सामने वाले की गर्दन काट दी, ठीक है। मुझे नहीं लूट सकता मैं नहीं, लेकिन यहाँ पे 90% 95% की 98% की अपनी अपने ही उसमें जा रही है तलवार। तो वो उनको समझाइए क्या करना है उनको। वो लोग क्या उन लोगों को इसको एज अ टूल समझना है कि क्रेडिट कार्ड से हम कर क्या रहे हैं। ओके। तो क्रेडिट कार्ड आपको ऐसा समझना 36 to 48% का टूल है साल का। 36 से 48% क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट लगता है आपका। मिनिमम बैलेंस उनको क्या चाहिए होता है? उनको चाहिए होता है मिनिमम बैलेंस वाला आदमी, रिवॉल्वर जिसको बोलते हैं, कि आदमी रिवॉल्व करता रहे मिनिमम बैलेंस पे, तो उनको बहुत मज़ा आता है। आप बैंक्स का डेटा उठाओ पिछले 10 साल का, बैंक्स में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट सेंटर जो बना है वो क्रेडिट कार्ड बना है, सबसे ज़्यादा ग्रोथ सेंटर जो बना है वो ये बना है, और बैंक का सबसे ज़्यादा सेल्स में जो फोकस है वो क्रेडिट कार्ड की सेल्स में फोकस है। 20% क्रेडिट कार्ड के सेल्स में लगे हुए हैं। तो क्रेडिट कार्ड एज अ टूल सही है अगर आप उसको सही से इस्तेमाल कर रहे हो, गलत है अगर आप, और मेजरली 98% उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। और गलत में क्या कर रहे हैं कि मैं जब आपके हाथ में पैसा है और आपको लग रहा है ये मेरा पैसा है, तो आप उसको खर्चने निकल ही जाते हो। जैसे मान लो 50,000 रुपये कमाने वाला आदमी है, अब उसके पास क्रेडिट कार्ड कितने का होता है आज की डेट में? 1 लाख तक 1 लाख होता है। तो उसको वो लिमिट समझ में आती है। अब उसने कहा यार 1 लाख का क्रेडिट कार्ड है, इससे मैं एक आईफोन लेता हूँ नो कॉस्ट EMI। उसने करा लिया, फिर 4,000 की EMI बन गई। फिर उसने कहा एक लैपटॉप भी चाहिए अपने को, मैकबुक, तो वो भी आया। फिर उसने सोचा इसी से दुबई का ट्रिप भी लग सकता है नो कॉस्ट EMI पे। तो मैं आपको नो कॉस्ट EMI बता रहा हूँ। क्रेडिट कार्ड ने थोड़ी गंदा करा है, उसने तो बहुत अच्छी ऑफर दी थी आपको कि नो कॉस्ट EMI अवेल कर लो आप, हम आपको कैशबैक भी दे देंगे 2,000 रुपये। मतलब जस्ट इमेजिन, अभी हमने कुछ घर में ही कुछ खरीदा सामान, उसमें हमने बोला फुल पेमेंट करेंगे हम, ठीक है। तो उसने कहा फुल पेमेंट में कुछ नहीं है। और तो हमने कहा किस पे है? तो 1,32,000 रुपये का टीवी आया एक। तो उसने कहा फुल पेमेंट पे कुछ नहीं है, क्रेडिट कार्ड लगा लो कोटेक का, तो 1,26 का पड़ेगा ये टीवी, और उसमें नो कॉस्ट EMI पे भी। अच्छा। तो मैंने कहा यार पूरा पैसा देने में नहीं है, नो कॉस्ट EMI में कैशबैक है। ओके। तो जब आप ऐसी चीज़ें सुनते हो तो मुझे समझ में आता है कि अब हुआ का क्या, एक टाइम आएगा जब आपके 50,000 में से आपकी सर्वाइवल इनकम है 30,000 की, कि 30-35,000 रुपये तो मेरे को चाहिए ही अपनी ज़िंदगी काटने के लिए। 50 भी क्यों गिन रहे हैं हम, 40 गिनेंगे ना। 30,000 तो मेरे को ज़िंदगी काटने के लिए चाहिए। बचे 10,000 में मेरी 4 EMI चल जाती हैं, 4-4 हज़ार रुपये की, ठीक है। तो मेरी 16,000 की EMI बन गई। अब मैं आ जाता हूँ मिनिमम बैलेंस पे, और वहीं से आपका काम शुरू हो जाता है। 3% जाता है क्रेडिट कार्ड पे, एक सिंगल क्रेडिट कार्ड पे एक महीने का 3% का ब्याज। 3% उतना ही होता है जितना बैंक आपको पूरे साल में देता है आपके सेविंग अकाउंट पे, जितना क्रेडिट कार्ड आपसे महीने में लेता है। मतलब आपने 100 रुपये आज बैंक में रखे हैं तो 103 रुपये मिलेंगे आपको साल के एंड में। FD में डालोगे तो 106 रुपये मिलेंगे। और क्रेडिट कार्ड आपसे अगर 100 रुपये यूज़ करें आपने और उसको पे नहीं करा टाइम से, और ये 3% हर हालत में लग रहा है। 3% है ना क्रेडिट कार्ड का, तो 36% का क्रेडिट कार्ड लेता है हर साल, हर साल का एक तरीके से। तो बस उनको वो खेलना है कि मिनिमम बैलेंस पे मेरा काम शुरू हो जाए, ये आदमी किसी भी तरीके से मिनिमम बैलेंस पे आ जाए, क्योंकि उसका गेम बनेगा जब वो आपके पैसे को यूज़ करके, आपके सेविंग अकाउंट के पैसे को यूज़ करके किसी 3% का महीने का ब्याज बना सके और आपको साल का 3% दे। तो बैंक तो ये ऐसे ही ऑपरेट कर रहा है, तो वो भी कुछ गलत नहीं कर रहा। बट आपको ये समझना पड़ेगा बैंक ज़्यादा स्मार्ट है या मैं ज़्यादा स्मार्ट हूँ। ठीक है, तो आप स्मार्ट बनिए, जो बात
यहाँ पे कही नितिन ने, उसको अगर समझ में आई हो आपको तो उसको अप्लाई करिए अपनी लाइफ में भी। अच्छा, एक आजकल यंगस्टर्स में स्टॉक्स, मतलब इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, स्टॉक्स, क्रिप्टो, इंडेक्स फंड्स, इन सब का बहुत चलन है, तो यहाँ पे कुछ फ़ायदा दिख रहा है? बहुत फ़ायदा है। अगेन डिपेंड करता है फिलॉसफी पे कि आपने क्या करना है। इंट्राडे क्या है, सुबह उठा मैं और 9:15 बजे बैठा और मैंने 3:30 बजे तक खेला। इसमें तो मुझे देखो, इक्विटी भी गेम भी है, FNO गेम भी है। अब आप पिछले साल का नहीं, अभी का 2 महीने पहले का आपने सेबी का डेटा मैं आपको बताऊं, बताइए बताइए। 93% FNO ट्रेडर्स ने करा है नुकसान। ओके, 93%, बहुत बड़ा नंबर है। मतलब 100 लोगों ने अगर निकाला है, पैसा लगाया था ट्रेडिंग के अंदर, 93 लोग गए। तो 93 लोग गए। एवरेज नुकसान स्टैंड करता है करीब 1.25 लाख रुपए पे। यानी कि 93 लोगों ने ऑन एन एवरेज 1.25 लाख गवाए हैं। जो टॉप 10% लूजर्स हैं उनका 18 लाख रुपए गया है। अच्छा, यानी कि 9.3% लोगों का, ये 93 में जो टॉप 10 में गए उनका 18 लाख रुपए का एवरेज लॉस है, एवरेज लॉस। ठीक है, मैं कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 50-60 लाख रुपए के लॉसेस में बैठे हैं। अब ये साइकिल मैं बताता हूँ आपको क्या है, और ये जिसने ये बात भी सुन ली वो 2 मिनट में रिलेट भी करेगा इससे। आदमी शुरू करता है या 10,000 रुपये से शुरू करता हूँ, ठीक है, आपको लेवरेज मिला 10x का, कुछ ब्रोकर्स तो 50x का लेवरेज भी दे देते हैं। लेवरेजिंग का मतलब कि 10,000 रुपये हैं तो 1 लाख से 5 लाख रुपये, 10x मतलब 1 लाख रुपये का माल खेल सकते हो आप, 50,000 का 5 लाख का खेल सकते हो। तो 10,000 रुपये से मैं बैठता हूँ काम करने, 10,000 रुपये लगाए, एकदम वाइप आउट हो गए उसको। फिर मैं गया यूट्यूब पे, मैंने क्या गलती करी। यूट्यूब पे जो वीडियो मिलेगी आपको, वीडियो में शुरू में आपको मिलेगा कि 10,000 रुपये गवा दिए तो डरना नहीं, ये मिलेगा पहला हुक लाइन। 10,000 रुपये 20,000 रुपये गवा दिए तो डरने की नहीं है। ऐसा सबके साथ हुआ, मेरे साथ भी हुआ था। लेकिन उसके बाद आज देखो मेरा पोर्टफोलियो 2 करोड़, 6 करोड़, 8 करोड़ पे। यहाँ से बनती है एक होप, तो आदमी को समझ में आता है यार ये तो करना पड़ेगा। ठीक है। फिर आप उधार भी उठाते हो, पर्सनल लोन भी लोग उठाते हैं, और ये एक विशेष साइकिल बन जाती है जिसमें आप नीचे जाते हो। फिर कि मैंने पहले FNO मार्केट में 2 लाख रुपए घटाए, फिर 3 लाख रुपए। अब उसकी रिकवरी कैसे होगी? रिकवरी के लिए तो मैं 1 साल नौकरी करूंगा तो 3 लाख रुपए की नौकरी लगेगी और उसमें मेरे खर्चे ही आ जाएंगे। तो ये तो रिकवरी होने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। राइट। तो रिकवरी होने का दूसरा ऑप्शन है कि ये ही करूंगा, यहाँ से प्रॉफिट बनेगा तो रिकवरी होगी, जो कि कभी बन नहीं पाता। तो आपने अगर छोटा सा प्रॉफिट भी कर लिया तो आप एक ऐसा बड़ा लॉस कर जाते हो जिसमें आपका पूरा गेम खत्म हो जाता है। ये है FNO के मार्केट्स में। अब आते हैं स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्टिंग करनी चाहिए या मैं कैसे करता हूँ, हमारी फैमिली कैसे करती है, उस पर हम लोग लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलते हैं कि आज डाल दिया ऐसी कंपनी में पैसा डाल दिया, कंपनी का नाम नहीं लूँगा, ऐसी कंपनी में पैसा डाल दिया जहाँ पे मेरे को पता है अगले 10-12 साल का व्यू है मेरे पास में। अब कुछ लोगों का यहाँ पे सेंटिमेंट ट्रिगर हो जाता है कि यार मेरा 200 रुपये का शेयर था, 400 हो गया, 200 रुपये का मुनाफा बन रहा है, बेच देता हूँ इसको मैं, 10 साल क्यों वेट करना है, कितना ही हो जाएगा। तो इसलिए म्यूचुअल फंड्स बने हुए हैं ताकि आपका ये सेंटिमेंट ट्रिगर ना हो। वो कहते हैं हमें करने दो, हम आपको इतना पैसा निकाल के दे देंगे, हम भी कमा लेंगे, तो आप हमारे को अपना पैसा दे देना। तो मेजरली लोगों का जब आप स्टॉक मार्केट में बैठते हो, इट इज़ नॉट अबाउट कि आपको कितना अच्छे से आता है। 15% है, 15-16%, 20% से ऊपर का कंट्रीब्यूशन नहीं है आपकी स्किल्स का। इट इज़ ऑल द इमोशन। आप बैठो, आप कभी बैठे हो करने? मैंने बहुत 1 हफ्ते के लिए किया है। इंट्राडे करा है आपने? मैंने 1 हफ्ते के लिए इंट्राडे किया है। मैंने बहुत छोटा सा अमाउंट लेके बस एक्सपीरियंस करने के लिए किया था। अच्छा। लेकिन मुझे समझ में आया कि मेरे बस की बात नहीं है, तो मैंने बहुत जल्दी समझ गया। तो मैं तो कोविड में बैठा था, मेरे पास काम नहीं था कुछ। अच्छा। तो मैंने कहा यार चलो यहाँ से बहुत पैसे बन रहे लोगों के और यहाँ पे बैठते हैं। और कोविड में जब मैं बैठा तो मैं बैठा 3-4 महीने। ओके। तो उसकी ना वो फिलॉसफी, वो साइकोलॉजी बहुत अलग ऑपरेट करती है उस टाइम पे। आप इतना छोटा सोचने लग जाते हो, आपको ऐसा लगता है 9:15 पे शेयर खरीदूंगा और 9:30 पे बेच दूंगा, स्कैल्पिंग करूंगा, 15 मिनट में बेच दूंगा और अपना पूरा दिन फिर कुछ और करूंगा मैं। और ये 15 मिनट में मेरे को 2-4 हज़ार रुपये कमाने हैं, 2-4 हज़ार रुपये कमाने हैं, महीने के 1-20 यहाँ से निकालूंगा मैं। तो ऐसा होता कभी नहीं है। लेकिन तो अगर शुरू में आपको मिलने भी लगे ना, अगर 3-4 हज़ार रुपये, एक बार ऐसा ही हुआ मेरे साथ कि मैंने लगाया और वो 60 से ऊपर गया,
और 3-4 हज़ार रुपये के बन गए। यही बात जो आप कह रहे हैं वही मैंने सोची, मैंने कहा ये तो बढ़िया चीज़ है यार, एक बार नौकरी छोड़ो। नौकरी करता रहूँगा साथ में, ये तो आता रहेगा और ये तो 15 मिनट का काम है। हाँ। उस 15 मिनट के बाद फिर अगले दिन मैं बैठा, शर्ट से नीचे गए। तो जब मुझे इस बात समझ में आ गई, थोड़ी जल्दी समझ में आ गई। हाँ नहीं बहुत अच्छा है। बहुत मेरे ख्याल से इसके लिए आपको, खैर मैंने यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखे, पढ़ा, लेकिन बहुत समझना इसको, मेरे ख्याल से कैंडल्स वैंडल्स सब देखा, ऊपर नीचे जो टेक्निक्स अपनाई, लेकिन कोई मुझे तो फ़ायदा नहीं समझ में आया। बट जो लोग करते हैं डेडिकेटेडली वो अलग, उनके लिए बहुत मेरे ख्याल से पढ़ाई चाहिए होगी उसको। अच्छा, क्रिप्टो पे एक बार अगर आप बताएं, क्रिप्टो क्या सही ऑप्शन है आजकल के यंगस्टर्स के लिए? अब मैं क्रिप्टो, मेरा फंडामेंटली अलाइनमेंट ही नहीं है क्रिप्टो के साथ में। ओके। हाँ, मैंने मेरे सामने बहुत लोगों के पैसे बनते भी देखे हैं, उजड़ते भी देखे हुए हैं। और पिछले 9 साल से 2016 से देख रहा हूँ मैं। तो मतलब मैंने 2016 के बिटकॉइन होल्डर्स को 2022 में एग्जिट लेते देखा है। तो आप समझो कि कितना पैसा बनाया होगा लोगों ने, कि उन्होंने नोएडा 150 में अपने घर भी खरीद लिए 3-3 करोड़ रुपए के। लेकिन मेरा फंडामेंटल अलाइनमेंट नहीं है उस चीज़ के साथ में, क्योंकि क्रिप्टो को अगर आप समझोगे, क्रिप्टो के अंदर मैं इनफैक्ट बात करूँगा सिर्फ बिटकॉइन की भी, अगर ठीक है, जिसकी सबसे ज़्यादा जो मेन स्ट्रीम हो रखा है, जिसमें सब लोग लगे हुए हैं, राइट। अगर सिर्फ उसकी भी बात करोगे, बाकी तो क्रिप्टो 500 मतलब कितने क्रिप्टोज़ हैं। अगर सिर्फ उस करेंसी की भी बात करोगे तो किसी भी चीज़ की एक अंडरलाइनिंग वैल्यू स्टैब्लिश करने में आपको टाइम लगता है, पहला। दूसरा, अब लोग जैसे ये मैंने स्टेटमेंट मारा ना, अंडरलाइनिंग वैल्यू स्टैब्लिश करने में टाइम लगता है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। बिटकॉइन इज़ जस्ट लाइक गोल्ड जैसे, है ना, कि भाई डिजिटल गोल्ड है। तो जब आप इसको कंपेयर करोगे, इसकी ज़रूरत ही किसी को नहीं है। पहला तो ये डिसेंट्रलाइज्ड है, गवर्नमेंट तो इसको लेगी नहीं, और क्रिप्टो के आगे करेंसी लगा हुआ है। चलो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, क्रिप्टो के आगे करेंसी लगा हुआ है। अब करेंसी क्या होती है? मैंने आपको दिया, उसके बदले आपसे कुछ लिया, ये करेंसी एक्सचेंज है। अब करेंसी एक्सचेंज, अगर ये गवर्नमेंट कह दे कि हाँ जी लीगल है, इसको शुरू करते हैं, लेट्स कंसिडर दिस एज आर करेंसी, और आप डिजिटल ट्रांजैक्शंस कर सकते हो थ्रू क्रिप्टो करेंसीज। अब आप मुझे एक बात बताओ कि 1 रुपये की कीमत 1 साल में कितनी हो जाएगी? बहुत ज़्यादा फर्क तो मेरे ख्याल से नहीं आएगा। 1.05, 5% बढ़ता है ना पैसा, 5 पैसा बढ़ेगा 1 रुपया। तो जब 1 साल में 0.5% का मूवमेंट है, इतनी वॉलेटिलिटी है, तो अगर सरकार इसको भी करेंसी बना लेगी तो वॉलेटिलिटी तो ख़त्म। तो ये जो ट्रेडिंग चल रही है कि भाई एक की चीज़ 100 हो जाएगी रातों रात, एक की चीज़ 1 लाख हो जाएगी रातों रात, ये ख़त्म हो जाएगी। तो एक्सेप्टेंस एज अ करेंसी नहीं होगा। दूसरा, इस पे एक डिबेट आता है जो कि थोड़ा सा डीप है, विच इज़ कि यूएस गवर्नमेंट खरीदेगी इसको, और गवर्नमेंट इसको खरीद के इसके बेसिस पे अपने डॉलर्स की करेंसी इस्टेब्लिश करने लगेगी। ठीक है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये बहुत फालतू की बात है। जब ग्रेट डिप्रेशन आया था, तो ग्रेट डिप्रेशन क्यों आया था? उन्होंने गोल्ड को, सारी कंट्रीज गोल्ड रिजर्व के बेसिस पे अपनी करेंसी प्रिंट करती थी। गोल्ड रिजर्व के बेसिस पे करेंसी प्रिंट होती थी कि भाई आपकी कंट्री पे कितना गोल्ड है, आप उतना ही करेंसी रख सकते हो। उसके ऊपर हो तो आप डेफिसिट पे हो, उसके नीचे हो तो आपके पास और ऑप्शन है, और प्रिंट करो करेंसी। तो पूरा यूरोप फट गया था। तो यूएस ने बोला यार ये गोल्ड का सिस्टम हटा दो, हटाओ इसको, नहीं चाहिए, रिजर्व ही नहीं चाहिए, हम अपना डॉलर छापेंगे और जितना मर्जी छापेंगे और डॉलर को ही बना देंगे, गोल्ड को रिप्लेस कर देंगे डॉलर से। तो यूएस बोलता है, यूएस पे ऐसे डेटा चलता है कि भाई यूएस इतने कर्जे में है, यूएस के पास तो बहुत कर्जा है। यूएस के पास कोई कर्जा नहीं है। आप देखो, यूएस डॉलर में छापता है पैसा, यूएस डॉलर ही ग्लोबल करेंसी है, तो वो जितना मर्जी छाप ले पैसा। ठीक है, हम नहीं छाप सकते रुपीज़ में, अनटिल अनलेस रुपीज़ बिकम्स अ ग्लोबल करेंसी। हमारे लिए भी अंडरलाइनिंग वैल्यू डॉलर की है। तो डॉलर को रिप्लेस करके यूएस कभी भी बिटकॉइन को नहीं लाएगा। तो एक ये बहुत बड़ा डिबेट है कि ये लोग अब गोल्ड की जगह रिजर्व जो है वो बिटकॉइन को बनाएंगे, और उसके बाद ये मेन स्ट्रीम बन जाएगा, जो कि कभी नहीं होने वाला। ओके, ठीक है। तो हमने ये समझ लिया यहाँ पर कि कैसे आपको पैसा कहाँ लगाना है, कैसे बचाना है। कुछ बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी, नितिन ने जो बताई हैं। क्विकली दो चीज़ें हैं मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि आपके जो फॉलोअर्स हैं वो लगातार आपके वीडियोस देखते रहते हैं। तो एक
आपको ये आप हमें ये बता दीजिए कि बनियों की बचाई में कमाई का जो फॉर्मूला आप बताते हैं अपने जनता को, अपने फॉलोअर्स को, वो क्या है? अगर एक दो लाइन में अगर आप बताएं कि किस तरह से बनिया बन के पैसा बचाया जाए और कमाई किया जाए। आई थिंक बनिया, मैंने एक वीडियो करा था इसके ऊपर। तो बेसिकली एक ना बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है और ये सबको समझना चाहिए कि बिजनेस आइडिया करते रहते हैं हम लोग। आइडिया के अंदर या फिर कस्टमर की जेब में कभी भी प्रॉफिट नहीं होता है। कस्टमर की जेब से आपका रेवेन्यू बनता है हमेशा, ठीक है। प्रॉफिट जो बनता है वो बिजनेस आपके फ्लोर एक्सीलेंस से बनता है, ठीक है। आज आप एक काम आप कर रहे हो वर्सेस एक काम मैं कर रहा हूँ, दोनों सेम काम करते हैं, तो आपने ये देखा होगा दोनों की सेल बराबर होती है, लेकिन प्रॉफिट किसी और एक आदमी का ज़्यादा होगा, दूसरे आदमी का कम होगा। आप पेंट्स के अंदर कंपेयर करोगे एशियन पेंट्स वर्सेस बर्जर वर्सेस नेरोलैक, तो आपको सबके P&L स्टेटमेंट में समझ में आएगा कि एशियन पेंट्स कितना बेटर है उन लोगों से। वो 6% के ऑपरेटिंग मार्जिन में है, वो 13% में पेंट ही बेच रहे हैं सब, सेम फंडामेंटल्स है कि ये दुकान पे जाएगा, रिटेलर पे माल पहुंचेगा, वहाँ से पेंट की बाल्टी बिक जाएगी। एक का प्रॉफिट मार्जिन है 13% का, एक का है 6% का। तो एक बेसिक अंडरलाइनिंग स्टेटमेंट है कि प्रॉफिट कभी भी आपका रेवेन्यू से, आपके बिजनेस आइडिया से नहीं बनता। प्रॉफिट कस्टमर की पॉकेट में नहीं है, प्रॉफिट आपके फ्लोर के एक्सीलेंस में है। तो बनिया या मारवाड़ी कम्युनिटी या गुजराती कम्युनिटी जो है ना, ये फ्लोर एक्सीलेंस में बहुत बिलीव करते हैं और इनका गेम सारा फ्लोर एक्सीलेंस का है। तो मैंने टेलर स्विफ्ट पे वीडियो बनाया था। अब मैं आपको वापस बताता हूँ। टेलर स्विफ्ट ने बुक लॉन्च करी थी नवंबर में, ठीक है। अब बुक लॉन्च आज तक जितने भी लोगों ने करी हुई है वो पब्लिशर पकड़ते हैं और बेचना शुरू कर देते हैं, या अमेज़ॉन पकड़ते हैं बेचना शुरू कर देते हैं। 270 करोड़ रुपए की 7 दिन में बुक बिकी है, वो इतनी सेल हुई है, $35 मिलियन की, ठीक है। 270 करोड़ की सेल करने के बाद उसने कितने छोटे सेविंग के बारे में सोचा है, उसकी टीम ने, ऑफकोर्स टेलर स्विफ्ट ने क्या सोचा, बट उसकी टीम कितनी बनियागिरी कर गई। उन्होंने सोचा कि हम इसमें बैक एंड में पैसा कैसे बचा सकते हैं नीचे। रेवेन्यू तो हो गया 270 करोड़ का, तो उन्होंने ना कोई पब्लिशर पकड़ा, ना उन्होंने अमेज़ॉन के पास गए बेचने के लिए। उन्होंने पकड़ा टारगेट, जो उनकी रिटेल चेन है यूएस की। टारगेट के अंदर वॉलमार्ट की तरह टारगेट है। टारगेट की सेल भी कम, फुटफॉल कम हो रही थी पिछले साल भर से। लास्ट ब्लैक फ्राइडे में उनकी सेल 5% से गिर गई थी उससे पिछले साल में। इस बार टेलर स्विफ्ट की वजह से वो 25% ग्रो कर गई। अच्छा। तो टारगेट को भी ये पिच कर दिया कि तुम्हें 15% नहीं देंगे, 5% देंगे, लेकिन तुम्हारे साथ बेचेंगे सिर्फ। तो टारगेट स्टोर में टेलर स्विफ्ट की बुक बिकी है और टारगेट को सिर्फ 5% दिया गया। वहीं कोई पब्लिशर होता है या कोई और आपका अमेज़ॉन वगैरह होता है, वो 15% कमीशन लेता। तो ये जो 10% की सेविंग आ गई, ये आपकी इनकम ही तो बन गई ना। ये आपने पैसे तो कमा लिया कि 40 करोड़ रुपए लगते हैं, वहाँ पे आपके सिर्फ 13.5 करोड़ रुपए लगे। तो ये 27 करोड़ रुपए की जो सेविंग आई है, 27 करोड़ रुपए की सेविंग आपका प्रॉफिट ही बना, सेम रेवेन्यू में। बिल्कुल। बस अब आखिरी सवाल आपसे ये है मेरा जाते जाते कि इनकम टैक्स से हमने बात शुरू करी थी, इनकम टैक्स पे ही बात ख़त्म करते हैं। अब आपका एक और वीडियो था, उसमें आपने बताया कि अब हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला जी, उन्होंने फ्री में आईफोन लोगों को ऑफ़र दे दिया कि फ्री में आईफोन खरीद दो। कैसे? तो वो ऐसे है कि मैंने ऐसे बताया था कि आप पूरा पहले वाले टैक्स एग्जेम्पशन को देखोगे और अभी के देखोगे तो अब 1275 पे टैक्स लगना है। तो 1275 तक ज़ीरो है और पुराने में अगर आप होते तो आपको करीब 83,000 रुपीज़ देने पड़ते हैं। तो इतने का ही आई थिंक आईफोन 16 आता होगा। प्लस जो आदमी 24 लाख से ऊपर कमा रहा था उसका तो 1,14,000 का टैक्स सेविंग है नए टैक्स स्लैब के हिसाब से। थोड़ा ऊपर उसका तो आईफोन प्रो आ गया उसका 16 प्रो आ जाएगा। ठीक है। तो मेरा वीडियो वो था, उसका रेफरेंस ये था कि आपको टैक्स आईफोन जो बच रहा है उससे आप आईफोन खरीद लो, आईफोन ले लो, उसमें से फिर इनडायरेक्ट टैक्स भरो, उसके बाद कंटेंट क्रिएटर बन जाओ उसमें से आप इनडायरेक्ट टैक्स भरो, उसमें से जीएसटी भरना आपको। ओके राइट, ठीक है नितिन, थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए। और यहाँ पर जो आप लोगों को यहाँ पर जितना भी ज्ञान मिला है उस ज्ञान का कितना आप फ़ायदा उठाएंगे ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। लेकिन ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और नितिन आपको लगातार कॉन्टेंट बना के दिखा रहे हैं तो आप उनके पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।